हाय एवरीवन, दिस इज ज्योति कुशवाहा फ्रॉम जेएनके केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हमें पढ़ने से पहले इसे हम कुछ बेसिस को समझेंगे। तो कुछ बेसिस समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी होगा कि सॉलिड स्टेट में मतलब जो कंपाउंड जो एग्जिस्टेंस करते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेजेस में क्यों करते हैं, उसके पीछे की हमें रीजन समझना है। तो उसके पीछे का दो रीजन है, इसका मन फैक्टर दो हैं, जो कि फर्स्ट है आपका थर्मल एनर्जी एंड सेकंड है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो समझते हैं हम वन बाय वन। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? बेसिकली किसी भी सिस्टम की जो थर्मल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो वो टेम्परेचर अगर हम किसी भी सिस्टम का इंक्रीज करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट बढ़ जाएगी तो उनमें उनका जो साइज होगा वो एक्सपेंड होने लगेगा, मतलब वो इधर उधर भागने लगेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो सिस्टम है जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उनमें उनका जो शेप रहता है और वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल गैस में आप देखते हैं, अगर किसी भी सिस्टम को किसी भी गैस को हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने स्पेस को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि गैसेस में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। अगर हम ऐसे ही देखें लिक्विड फेस में, तो लिक्विड फेस में क्या होता है? लिक्विड फेस में आपका रहेगा ये जो मॉलिक्यूल से थोड़ा सा कम मूवमेंट होता है गैस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम देखते हैं सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में ये और भी कम हो जाता है। अगर हम जो थर्मल एनर्जी के अकॉर्डिंग शेप देखते हैं तो किसमें सबसे ज्यादा होती है? गैस में सबसे ज्यादा होती है, और सॉलिड लिक्विड में सॉरी उससे कम होती है, और सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है, ये होती ही नहीं है, इसलिए वो रिजिड होती है। अब दूसरा फैक्टर क्या है? तो दूसरा फैक्टर है आपका इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होते हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो भी किसके द्वारा? उनके आपस में जो आकर्षण बल होता है या हम जिसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है उसके द्वारा अट्रैक्टेड, मतलब उसके द्वारा जुड़े होते हैं। जितना ज्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उतने ज्यादा अपने क्लोज होते हैं। और गैसेस में अगर हम देखते हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसके कारण इसकी जो मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट्स हैं जो एटम है वो दूर दूर रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी गैस को छोटे से मतलब शीशी से निकाल कर अगर रूम में भी करते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। और लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। तो हम इसका अगर हम ऑर्डर लगाते हैं तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? आपका ये सॉलिड में होगा, देन लिक्विड, देन गैस। गैस में ये बिल्कुल कम होता है। तो आप समझ गए हैं कि जो कंपाउंड होता है उसकी एग्जिस्टेंस किसके अकॉर्डिंग होती है। जनरली ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये किसके अकॉर्डिंग होती है। ओके, तो सॉलिड स्टेट कैसे होते हैं? सॉलिड कैसे होते हैं? जनरली रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। रिजिड तो आप समझ ही गए। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है कि अगर हम इनको कंप्रेस करें या इन पर थोड़ा बहुत प्रेशर डालें तो ये प्रेस नहीं होते हैं, मतलब ये इनकी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं तरह से अगर हम गैस में देखें, मान लो हम किसी बलून्स में वाटर से फिल कर लेते हैं या गैस से फिल करते हैं, और मैं उस पर अगर कोई थोड़ा सा भी प्रेशर करती हूँ या उसको प्रेस करती हूँ, दबाती हूँ, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। बट सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और इनकी डेंसिटी हाई होती है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं ये जनरली सबको पता होता है कि अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अब हमें देखना है कि लैटिस। अब देखिए, आप एक वर्ड आया है आपका जिसका यूज हमें और भी आगे करना है। तो लैटिस क्रिस्टल क्या होते हैं? लैटिस, इसको लैटिस भी बोला जाता है, क्रिस्टल भी बोलते हैं, और कभी कभी आप स्पेस लैटिस भी कह देते हैं। तो स्पेस लैटिस क्या होते हैं? जनरली कि इनको हम कहते हैं 3D अरेंजमेंट ऑफ अ लैटिस पॉइंट, मतलब 3D अरेंजमेंट ऑफ अ लैटिस पॉइंट। कि जो जिनके जो लैटिस पॉइंट होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है क्या होता है? 3D अरेंजमेंट। क्या होता है? 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट ऑफ अ लैटिस पॉइंट is called crystal lattice or space lattice and lattice. The 3D arrangement of a lattice point in space, lattice point
इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ओके, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब देन अब हमें इस यहाँ एक न्यू वर्ड मिला, क्या मिला आपको? लैटिस पॉइंट। अब हमें इस लैटिस पॉइंट को समझना है कि लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। जनरली लैटिस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो कि किसी लैटिक्स जो कि किसी यूनिट सेल से मिलकर बने होते हैं। लैटिस पॉइंट किससे मिलकर बना होता है? यूनिट सेल से मिलकर होता है। तो लैटिस पॉइंट विच मेक अ यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट इज दिस विच मेक अ यूनिट सेल। तो अब हमें सबसे पहले इसमें समझना क्या है, ये किससे मिलकर बना होता है? ये हमारा बना होता है, लैटिस पॉइंट किससे मिलकर बना होता है? यूनिट सेल से। ओके, तो जो यूनिट सेल होती है वो क्या होती है वो समझना है। तो देखिए ये जो लैटिस पॉइंट है वो किससे बना होगा? आपका यूनिट सेल से। अब एनी पार्टिकल विच मैक्स, मतलब ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनी पार्टिकल विच मैक्स यूनिट सेल। ओके, तो आप इसको नोट कर लेना। देखिए अब हम देखते हैं यूनिट सेल। ओके, ना यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल क्रिस्टल का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि इटसेल्फ रिपीट होता है एवरी डायरेक्शन में। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीट इटसेल्फ एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब कि किसी क्रिस्टल का बहुत छोटा से छोटा पार्ट जो खुद से रिपीट हो सकता है वो हम क्या कहते हैं? उसको यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 डायमेंशनल होती है और 3 डायमेंशनल। तो ये आपकी 2D यूनिट सेल है और ये आपकी 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। ये 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है। ओके, और ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? इसके अलग अलग लोकेशन पर होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, ऐसे यूनिट सेल। यूनिट सेल में अब हमें ये इस क्यूब को समझना है। अगर आप इस क्यूब को समझ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब इस जो क्यूब है, इस क्यूब में हमें देखना है कि लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हमें सबसे पहले इसको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे कि इसमें कॉर्नर कितने होते हैं? तो इसके कॉर्नर होते हैं 8। देखिए मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। और ये लैटिस पॉइंट इसके कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होते हैं। लैटिस पॉइंट को हमको स्फीयर कंसिडर करना है कि लैटिस पॉइंट क्या है? स्फीयर। क्योंकि किसी भी लैटिस में जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो जनरली स्फीयर में ही होंगे, क्योंकि एटम्स स्फीयर में ही होते हैं। तो हमको स्फीयर में ही कंसिडर करना है। तो ये एटम्स हमारे कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो देखिए ये कॉर्नर हुए, ये इसके आप कॉर्नर देख रहे हैं, ये जो क्यूबिक सेल बनी हुई है ये इसके कॉर्नर है। तो कितने कॉर्नर हुए आपके? टोटल 8 कॉर्नर हुए। इसमें हमें एक चीज और समझना है कि इसमें 6 फेजेस होती हैं। अगर आपको पता हो, आपने क्यूब देखा, मैं ट्राई करती हूँ उसे समझाने का। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बॉक्स है जो देख सकते हैं आप। तो इसमें आपको देखेंगे कॉर्नर। कॉर्नर कितने हैं? हमने काउंट करे थे 1 2 3 4। अब हम यहाँ देखते हैं 5 6 एंड 7 8। ओके, अब आप देखिए जैसे ये आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि ये वही है। अब हमें इसमें देखना है कि फेज कितनी फेजेस होती हैं। फेज मतलब आप सपोज करिए कि आप रूम में बैठे हैं और रूम में बैठकर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आप रूम की इसको रूम कंसिडर कर सकते हैं। मान लो ये आपकी फर्स्ट बॉल हो गई और ये आपकी सेकंड बॉल हो गई और ये आपकी क्या हो गई? थर्ड बॉल हो गई। ओके, और ये आपकी फोर्थ बॉल और यहाँ गेट है आपका। ओके, यहाँ और आप बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी फेजेस होंगी आपकी, या इससे आप कंसिडर करते हैं तो ये तो आपकी कितनी, कौन सी है आपकी? टॉप फेस, मतलब ऊपर वाली, ये जो टॉप फेस रहेगी। और ये आपकी कौन सी रहेगी? बॉटम फेस। जो आप देख रहे हैं ये बॉटम फेस रहेगी और ये आपकी टॉप फेस। और ये आपकी कौन सी? राइट फेस एंड ये लेफ्ट फेस। और ये आपकी फ्रंट और ये वाली आपकी कौन सी रही? बैक वाली। इसी में आपको भी देखना है कि ये जो आपकी है कौन सी है? टॉप फेस। ओके, और ये कौन सी है आपकी? बॉटम फेस। बॉटम फेस। और ये आपकी कौन सी है? लेफ्ट वाली। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी लेफ्ट फेस है और ये आपकी कौन सी है? ये वाली राइट फेस। ओके, अब नेक्स्ट वाली कौन सी है? ये आपकी फ्रंट, जो आपके सामने आ रही है ये वाली। देखिए आप, ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ये कौन सी है आपकी? ये जो फ्रंट वाली है ये फ्रंट। और ये वाली कौन सी हुई? आपकी बैक। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कितनी होती है? कॉर्नर आपको पता चल गया कितने हैं? 8 कॉर्नर है क्यूब में। ये आप 8 लिख देते हैं। और फेस कितनी होती है? 6। ओके, अब हमें काउंट करना है एज। एज क्या होती है? जो कि कॉर्नर के जो मिड सॉरी कॉर्नर को जो कॉर्नर से अटैच करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? एज कहलाते हैं। या हम कहें कि किनारे। किनारे कितने होते हैं इसमें? ये आप काउंट करिए 1 2 3
4, इसी तरीके से आप 4 यहाँ भी देखेंगे और 4 यहाँ भी देखेंगे, ये वाले ये देखिए, ये आप 4 देखेंगे और ये वाली 4, तो ये टोटल कितने होंगे इसमें 12। आप यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, ये आपकी एज रहेगी, ये 1 2 3 4 ऐसे ही आपकी 5 6 7 8 इसी तरीके से 9 10 11 और ये 12। ओके, तो आपकी एजेस कितनी हो गई है 12। अब आपका रहेगा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब कि मैंने बताया था आपको रूम कंसिडर करना है, तो आपका रूम जो जहां आप बैठे हुए हैं वो उसका बॉडी सेंटर होगा। सपोज आप यहाँ बैठे हुए हैं तो ये इसका बॉडी सेंटर मतलब कि क्यूब के जस्ट बीचों बीच आप यहाँ अंदर कहीं लाई कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो ये आपका कौन सा रहेगा बॉडी सेंटर। तो एक ही बॉडी सेंटर होता है इसमें। तो ये हमारे हो गए बेसिक पॉइंट। अब हमें समझना है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी क्या होता है कि जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, मतलब कि जो फेसेस होती हैं, फेसेस के बीच का जो एंगल होता है वो आपका फिक्स होता है, ये आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी कहता है। तो ये आपका नेक्स्ट टर्म है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, IFA। ओके, तो ये इंटरफेसियल एंगल क्या होता है, जो दो फेसेस के बीच में बनता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये आपकी हो गई कौन सी, राइट वाली फेस। ओके, और ये वाली जो एक फेस आप देख रहे हैं, ये फेस, ये यहां से देखिए ये वाली फेस, और एक कौन सी आपकी ये वाली फेस। ये जो राइट फेस है और फ्रंट फेस के बीच में जो आप एंगल देख पा रहे हैं, ये कौन सा है 90 डिग्री का। ओके, ऐसा आप सभी फेस में, जितनी भी फेसेस हैं आपके पास 6 फेस हैं, 6 फेस में आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। और ये एंगल आप जितना भी मर्जी चाहे इस क्यूब को या आपकी यूनिट को छोटा कर दें या आप काट दें, ये एंगल इतना का इतना ही रहेगा। इसे ही हम कॉन्स्टेंसी कहते हैं, मतलब कि इंटरफेसियल एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि सपोज मैं इस क्यूब को यहाँ से आधा कर देती हूँ, देखिए इस तरीके से मैंने अगर इस क्यूब को आधा कर दिया, ये मैंने इस क्यूब को आधा कर दिया है, तो आप तब भी देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, जो इनकी फेस के बीच का जो एंगल है, वो हमेशा अभी भी 90 डिग्री का है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो इनके इंटरफेसियल एंगल होता है वो फिक्स होता है, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आप कितना ही छोटा क्यूब बना लें या कितना ही बड़ा इसका यूनिट सेल ले, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि नेबरिंग पार्टिकल्स, जितने भी अब जो पार्टिकल्स हैं उसके जो सराउंडिंग के जो नेबरिंग पार्टिकल्स होंगे, हम उनको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। सपोज ये देखिए, ये कोई आपके पार्टिकल्स हैं, अगर हमें इसका कोई नेबरिंग पार्टिकल्स निकालना है, तो जिस इसके आसपास के ये चारों ओर के जितने भी इसके पार्टिकल्स होंगे, वो इसके क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके जो नेबरिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो इसका पार्टिकल्स कहलाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ये ऐसा होता नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और अगर हम देखते हैं कोई आयनिक क्रिस्टल होता है, जैसे सपोज NaCl, तो इसमें जो Na+ है आपका, Na+ NCl-, तो इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो जैसे इनके आयन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होंगे। ओके, तो अब हमें समझना है कि जो यूनिट सेल है उसमें ये कॉर्नर्स और फेस, बॉडी सेंटर और ये एज पर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो जो लोकेशन रहेगी ये हमने लिखी है और हमें कंट्रीब्यूशन इसका देखना है। तो कॉर्नर हमें पता है कितने होते हैं, 8 होते हैं, और फेस हमें पता है 6 होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। बॉडी सेंटर कितना होता है 1, और एज कितनी होती है आपकी 12। अब हमें देखना है कि जो कॉर्नर हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अब सपोज आप किसी जो कमरे में बैठे हुए हैं, तो आप किसी उसका एक कॉर्नर कंसीडर करते हैं। अब इस मान लो किसी कॉर्नर से आप कंसीडर करते हैं, तो आपके जिस कमरे से आप बैठे हुए हैं उसके पीछे कोई दूसरा भी कमरा होगा और उसके जस्ट बाजू में भी कोई कमरा होगा। तो ऐसे करके अगर 4 कमरे से आपका जो कमरा घेरा हुआ है और इसी के ऊपर अगर हम 4 बना दें, तो जो उसकी इस जो कॉर्नर पर कोई जो डिस्ट लगी हुई है, मतलब जो ईंट लगी हुई है, वो कितने कमरों से जो मिलकर बनी हुई है, मतलब 4 तो इसके नीचे रहेंगे और 4 इसके ऊपर रहेंगे। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका ये जो कॉर्नर है कितने भाग पार्ट कर रहा है, ये 1/8। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 1/8। ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि ये 1/8 कैसे है। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए आपके जो रूम को कंसिडर करके, तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखते हैं फेस, तो फेस हमारे पास 6 है। अब फेस मान लो ये आपका, ये बॉल जो मैंने आपको कंसिडर करवाई थी, ये आपकी कोई बॉल है, मतलब ये आपकी कोई बॉल है। अगर मैं यहाँ कोई पार्टिकल्स रख दूं,
पार्टिकल्स मैंने बताया कि स्फीयर कंसीडर करना है। अगर मैं यहाँ कोई पार्टिकल्स रखती हूँ तो ये जो पार्टिकल्स है वो जो आपकी फेस है, सपोज ये मेरी एक फेस हो गई, मेरा जो बोर्ड है ये फेस हो गई, और मैं यहाँ इसके बीचों बीच सेंटर में एक बॉल फिट कर देती हूँ, तो मेरी जो बॉल रहेगी आधी इस साइड रहेगी, मतलब फ्रंट साइड रहेगी, और आधी कौन सी साइड, बैक साइड रहेगी। तो जो फ्रंट मतलब जो फेस है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा, आधा इस साइड आधा इस साइड, तो मतलब क्या रहेगा इसका 1/2। ओके। अब जो बॉडी सेंटर है, आप सपोज करिए कि आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, ये कोई पार्टिकल्स इस रूम इसमें रूम में रखा है, हमने कंसिडर करा है कि रूम में इसमें रखा है, तो ये कितना है कि ये पूरा 100% इसी में है, 100% मतलब 1, तो इस ये कितना पार्ट कर रहा है, पूरा 1। ओके। ऐसे ही आप देखेंगे एज, तो एज आपको पता है, ये जो एज दिख रही है आपको, ये जो साइड एज दिख रही है, ये कितने मतलब कितने क्यूब इससे बनाए जा सकते हैं, ये कितने का पार्ट कर रही है, कितने का भाग ले रही है। आप थोड़ा सा आप करें तो आप देखिए ये वाली जो एज है वो किस 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 फेज से बनी है। एक ये वाली फेज है, ये वाली, ये जो फेज देख रहे हैं आप, सपोज ये वाली जो देखिए आप, ये राइट वाली फेज है, और ये आपकी एक फ्रंट वाली फेज, तो ये दो फेज तो यहाँ हो गई। अगर हम दो ऊपर और बना देते हैं तो ये कितने हो जाएंगी, 4 हो जाएगी। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपका, 1/4। ओके। इस चीज को आपको थोड़ा आराम से अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमें इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि हमारे वेरियस एग्जाम में आते हैं, जैसे नीट, आईआईटी जैम एंड नेट में भी कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें इन पर फोकस करना है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, और ये कहाँ कहाँ लाई करते हैं, और ये कैसा होता है इसका। तो हम इसके आगे भी क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। अब हमें एक चीज और देखना है, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है कि जैसे मैंने ये कोई फेस ली हुई है, तो ये इसका क्या रहेगा, मैं इसको अटैच कर देती हूँ, तो ये क्या होगा इसका डायगोनल। डायगोनल मतलब एक फेस में कितने डायगोनल रहेंगे, 2 डायगोनल रहेंगे, जैसे 1 और 2। अब हमारे पास फेस कितनी है, हमारे पास 6 फेस है, तो फेस डायगोनल कितने होंगे हमारे पास, फेस डायगोनल ये लिख लेना आप, फेस डायगोनल कितने होंगे हमारे पास, 6 फेस है, तो फेस डायगोनल होंगे हमारे पास 12। ऐसे ही हमारे पास बॉडी 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 सेंटर हमारा 1 है। अगर मैं यहाँ से आप यहाँ से इस तरीके से ये यहाँ से कंसीडर करते हैं ये क्यूब, तो ये आपका आधा पार्ट, ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मान लो इस कॉर्नर से आप इस कॉर्नर पे जाते हैं, तो ये आपका एक डायगोनल हो गया है ना, तो ये यहाँ से हो गया। अब इसी तरीके से आप इस वाले कॉर्नर से यहाँ जाते हैं तो ये 2 हो जाएगा आपका, और इसी वाले से आप यहाँ जाते हैं तो 3, और एक ये वाला आप डायगोनल लेते हैं यहाँ जाते हैं तो आपके ये 4 हो जाएंगे। तो पूरे आपके बॉडी सेंटर सॉरी बॉडी डायगोनल कितने होंगे आपके, 4 होंगे। तो बॉडी डायगोनल आपके कितने होते हैं, 4। ओके। तो ये आपके ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते हैं, इससे आपको और समझ आएगा कि इतना सब हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे। ओके। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक सेल इन विच लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स at all face center and one particle on a each body diagonal other than body center and two particles on each face diagonal except face center। अब हमें इसमें समझना है कि हमने ये हमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ दिए हैं, इनकी लोकेशन कौन कौन सी है जिसमें हमें ये कंसिडर किया गया है। देखिए फर्स्ट में हमें दिया है ऑल कॉर्नर, तो हम ऑल कॉर्नर लिख लेते हैं। हमें पता है कि कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, अभी पढ़ा था हमने 1/8। अब प्लस, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फेस, फेस सेंटर पे दिए हैं, तो फेस कितनी होती है, 6 होती हैं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है फेस पर, 1/2। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है ना, 1 पार्टिकल ऑन ईच बॉडी डायगोनल, किसका है, 1 पार्टिकल ऑन ईच डायगोनल डायगोनल, तो 1 पार्टिकल हमें पता है डायगोनल बॉडी डायगोनल कितनी होती है, 4 होते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता 1 है, 1 into 4 4 ही होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, बॉडी डायगोनल के बाद ये हमें, लेकिन बॉडी सेंटर हमें छोड़ देना, ये लिखा है इस पर अदर देन बॉडी सेंटर एंड 2 पार्टिकल्स ऑन ईच फेस डायगोनल, तो 2 पार्टिकल्स हमें किस पर देना है, फेस डायगोनल। अब हमें पता है कि फेस डायगोनल कितने होते हैं, 12, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। ओके। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। 8 से 8 कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 1, ये 3, अब ये यहाँ क्या आएगा आपका +4, यहाँ प्लस है ये 4, और ये यहाँ कितना आ जाएगा 6, 6 into 8 प्लस कितना हो जाएगा आपका 12। अब हम देखते हैं कितने हो जा रहे हैं आपके, 4 ये 4 + 4 8 + 12, तो कितना आ रहा है 20 में है क्या, यस।
ये रहा आपका बी ऑप्शन। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।